नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्र एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम 14 नवंबर से होना है, तो उसी के लिए दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है आपका पीवाईक्यू का है। दिल्ली पुलिस 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था इससे पहले, उसमें से हमारा जो पीवाईक्यू का सेशन चल रहा था उसके अंतर्गत हमारा 8 से 10 वीडियो जो पहले अपलोड किया जा चुका है। तो ये दोस्तों आपका अगला सीरीज का अगला वीडियो है, जिसके तहत हम लोग चर्चा करेंगे 27 नवंबर के शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन को। पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तथा उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि 1 सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो भारत के चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो सितंबर 2020 में आपके राजीव कुमार जी ने आपके पदभार ग्रहण किया था। अभी वर्तमान बात करेंगे तो वर्तमान में भी आपके जो चुनाव आयुक्त हैं वो फ्रेंड्स आपके राजीव कुमार जी ही हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में आपके राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा अन्य एक चुनाव आयुक्त होता है आपका। इसके अलावा दो आपका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दो आपका चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, तो दो चुनाव आयुक्त में आपका अनूप चंद्र पांडे जी हैं, एक आपकी अरुण गोयल जी हैं। इसके अलावा भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में बात करेंगे तो भारत के चुनाव आयोग के सदस्य एक संवैधानिक एक निकाय है। संवैधानिक रूप से भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के अधिकृत है और राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयुक्त आमतौर पर सेवानिवृत्त आईएएस और आईआरएस अधिकारी होता है। ठीक है, ये कौन कौन सा चुनाव करवाता है, तो आपका लोकसभा का चुनाव कराएगा, ये आपका राज्यसभा का चुनाव कराएगा। इसके अलावा जो विधानसभा होता है राज्यों में उसका चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और आपका किसका उपराष्ट्रपति का भी चुनाव ये करवाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका अभिजीत मुखर्जी था। ठीक है, अभिजीत मुखर्जी एक भारतीय वैज्ञानिक, भूविज्ञान, भूभौतिकी एवं आईआईटी खड़गपुर के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर हैं। उन्हें पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में शांति भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया था। बात कर लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दोस्तों आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो CSIR यानी कि औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये पुरस्कार है जो कि आपका दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसके अलावा गणित, चिकित्सा, भौतिकी में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है पुरस्कार। इसके अलावा पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य के लिए CISR पुरस्कार समिति के विचार के अनुसार मान्यता प्राप्त है। ये भारत में बहु विषयक विज्ञान में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार पहली बार आपका 1958 में दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न हुआ है कि जिका वायरस रोग मुख्य रूप से डैश द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो जिका वायरस की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एडिस मच्छर के द्वारा होता है। तो एडिस मच्छर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिका वायरस को पहली बार 1947 में युगांडा के जिका जंगल में एक रिसर्च मंदिर में खोजा गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। और फिर 1948 में ये मच्छर एडिस फ्री कैनस में पाया गया, जो कि एडिस इजिप्टी का वन्य रिश्तेदार है। इसके अलावा वायरस को एडिस इजिप्टी और एडिस बेपिकस मच्छरों दोनों द्वारा फैलाया जा सकता है। डेंगू और चिकनगुनिया के साथ ही वायरस बहुत आम है। तीनों की उत्पत्ति एक ही क्षेत्र में पश्चिम और मध्य अफ्रीका में दक्षिण पूर्वी एशिया से हुई है और अब उन्होंने अपनी सीमा का विस्तार उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी कर लिया है। ठीक है, तीनों एक ही प्रजाति के मच्छर से फैलते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि आधार दर यानी कि बेस रेट किसी बैंक का वो न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वो उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। ये किसके द्वारा आपका किया जाता है, सॉरी, हालांकि डैश के द्वारा अनुमानित होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आधार वर्ष क्या होता है, तो आपका बैंक का न्यूनतम ब्याज होता है, ब्याज दर होता है जिसके नीचे वो आपको उधार नहीं दे सकता है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आधार वर्ष कौन आपको तय करता है, तो ये भी आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1935 में हुआ था, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 1934 के अधिनियम से हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखा गया है वो आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक आपका सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। MK गांधी एक विपुल लेखक है। इसके अलावा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक लिखा है। इसके अलावा यंग इंडिया लिखा है। ठीक है, इंडिया और बीच सहित कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का स्थापना और संपादन किया है। असंख्य पुस्तक है जो विभिन्न विषयों पर गांधी का लेखन का संग्रह है। ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई 3 पुस्तक की बात करेंगे तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल की बात करते हैं तो 1909 में ये पुस्तक लिखा था।
इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक 1947 में लिखा था। नेचर क्योर जो पुस्तक है आपका 1945 में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1869 को बम्बे प्रेसिडेंसी के पोरबंदर टाउन में हुआ था इनका जन्म, जिस वर्ष लॉर्ड मेयो ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में 1914 में पहली बार उन्हें सम्मानीय महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि दुनिया भर में बहुत उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ है। तो तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका जामा मस्जिद हो जाएगा। जामा मस्जिद का जो निर्माण है आपका तुगलक काल में ना होकर मुगल काल में होता है। मुगल काल में किसके द्वारा कराया जाता है, तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा 1650 से 1655 के बीच इसको कराया था। इसके अलावा उसके शासनकाल के दौरान उन्हें कला, संस्कृति एवं वास्तुकला के प्रचार के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला उनके शासन के दौरान कुछ निर्मित कुछ शानदार संरचना है। लाहौर में बादशाही मस्जिद की वास्तुकला योजना जामा मस्जिद के समान है, जिसे शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट आपका है कि भूगोल में मेंढर की विशेषताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नदी के भूभाग को ऊपरी, मध्य और निचले मार्ग की विशेषताओं में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जैसे नदी ऊपरी मार्ग से निचले मार्ग की ओर बढ़ती है, नदी में विशेषताएं बदल जाएगी। मध्य मार्ग में नदी में अधिक ऊर्जा और पानी की अधिक मात्रा होती है। यह ढाल कोमल और पार्श्व यानी कि बगल में कटाव है, जिससे नदी चैनल को चौड़ा कर दिया है। नदी चैनल और भी गहरा होता है। इसके अलावा एक बड़े नदी चैनल का मतलब यह कम घर्षण है, इसलिए पानी तेजी से बहता है। नेक्स्ट आपका है कि पिटराद्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया था, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जोड़ने का एक तकनीक है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही था। पिटराद्यूरा की बात करेंगे तो इटालियन बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है कठोर पत्थर या कठोर चट्टानें। इसके अलावा पिटराद्यूरा को परिचीनकारी या प्राचीनकारी के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का उपयोग छवियों को बनाने के लिए कट फिट, अत्यधिक पॉलिश, रंगीन पत्थरों को जोड़ने का तकनीक के लिए किया गया था। ये एक सजावटी कला माना जाता है। पितरादुरा शाहजहाँ के शासन के दौरान सबसे लोकप्रियता मिली थी इसको, पितरादुरा कला को। और शाहजहाँ ने ताजमहल में आर्किटेक्चर में पिटाडिया तकनीक का भी उपयोग है जो कि किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो जहांगीर की कब्र से बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है लाहौर, ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जहांगीर था उसे लाहौर में दफनाया गया था। इसके अलावा बाबर को काबुल में दफनाया गया था। 2 ही ऐसे मुगल बादशाह हैं जिसका जो कब्र है आपका विदेश में है, यानी कि भारत में नहीं है। ठीक है। एक आपका बाबर है जिसका कब्र काबुल में है, एक आपका जहांगीर है जिसका कब्र आपका लाहौर में है। यह मकबरा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में लाहौर के दीवार शहर के उत्तर पश्चिम शाहदरा बाग में रावी नदी के पार स्थित थी। नेक्स्ट आपका है मोहनजोदारो की नृत्य करती करती लड़की की जो प्रतिमा मिली है वो आपका किससे बना हुआ था। तो मोहनजोदारो जो कि दोस्तों आपका इसे मोहनजोदारो जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जिसे कि कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों आपका कांस्य से बना ही मिला है। ठीक है। कांस्य की बात करेंगे तो कांस्य की बात करते हैं दोस्तों, तो कांस्य जो मिलता है वो तब जब आप तांबा और टिन को मिला देते हैं, उसके मिलाने के पश्चात जो आपका धातु बनता है वही दोस्तों आपका कांस्य कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की एक कलाकृति है जो कि लगभग 4500 वर्ष प्राचीन है। 1926 में मोहनजोदड़ो के एक घर से नृत्य करती हुई लड़की 10.8 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति मिली थी जो कांस्य से बनी हुई थी। इसके अलावा साबुन का पत्थर जिसे कि स्टिएटाइट की कलाकृतियाँ लगभग हर उत्खनन हड़प्पा काल के स्थल पर पाया गया है। मोहर बनाने का इस्तेमाल भी किया जाने वाला प्राथमिक तत्व है। इसके अलावा टेराकोटा का इस्तेमाल की बात करेंगे तो टेराकोटा यानी मिट्टी का इस्तेमाल भी मूर्ति को बनाने के लिए किया जाता था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाउली रोजो। ठीक है। पाउली जो रोजो है उनका संबंध आपका स्पेन से नहीं है, इनका संबंध दोस्तों आपका इटली से है। ठीक, इटली से है। इसके अलावा पेले का संबंध आपका ब्राज़ील से था। इसके अलावा डिएगो माराडोना का संबंध भी अर्जेंटीना से है। और काइलिन बापे का भी संबंध आपका फ्रांस से है। काइलिन बापे के संबंध में याद कीजिएगा, ये आपका जब 2022 का जो आपका और ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपके फ्रांस के कप्तान थे, फ्रांस के खिलाड़ी थे, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। और जो गोल्डन बूट का जो अवार्ड है, गोल्डन बूट का अवार्ड आपका फीफा कतर जो विश्व कप हुआ था उसमें कालिन एम्बापे को ही मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना डैश में समाप्त हुई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका 2012 में समाप्त हुआ था। शुरू की बात करेंगे तो 2007 में शुरू हुआ था, 5 वर्षों तक चला था, 2012 में समाप्त हुआ था। इसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का योजना आयोग
जो है जो कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित कर रहा था। गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था जो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। अब तो योजना आयोग खत्म हो गया है, उसके स्थान पर आपका नीति आयोग आ गया है। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, इसको बस इतना ही याद रखिएगा। इसका स्थान नीति आयोग ले लिया है। 1 जनवरी 2015 से भारत का योजनाओं का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दे के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है। तो ईपीएफओ का जो पूर्ण रूप है वो दोस्तों आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि या ईपीएफ एक लोकप्रिय बचत योजना है जिसे भारत सरकार देखरेख में ईपीएफओ द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान का भाग डैश संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भाग 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान भाग 5 के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक के 22 के तहत संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए क्या होगा, एक आपका संसद होगा। इसके अलावा भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संगठन, विशेषाधिकारों, शक्तियों और इसी तरह से संसद से भी संबंधित है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा जो कि राज्यों का सदन है, और लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, बनी द्विसदनीय संसद है। इसके अलावा जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व है जो कि करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत है। 4 आपका युग्म दिया गया था जिसमें से आपका पूछा गया था कि चौथा जो बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था, प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय क्या हुआ और आपका चौथा कहाँ हुआ। ठीक है, तो बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत इतिहास में 4 बौद्ध संगीति हुआ, वो आपके अलग अलग जगहों पर हुआ था। आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहले बौद्ध संगीति को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो बौद्ध संगीति है वो दोस्तों आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था आपका राजगिरी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम जो बौद्ध संगीति दिया गया है वो कश्मीर का दिया गया है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा द्वितीय जो बौद्ध परिषद हुआ था वो आपका 383 ईसा पूर्व 100 साल के बाद हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध परिषद दिया गया है विराटनगर, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, 250 ईसा पूर्व में आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। तो तृतीय के स्थान पर दिया गया है पाटलिपुत्र, ये बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा चतुर्थ की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में 72 ईसा पूर्व में, 72 ईस्वी में। ये यहाँ पर दिया गया है राजगिरी में, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष को याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे, द्वितीय के शवाकामी थे, तृतीय के मोगालीपुत्र तीस थे, चतुर्थ का आपका वसुमित्र या अश्वघोष था। संरक्षक यानी कि राजा की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध परिषद के समय आपका राजा अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध समिति आपका कालाशोक ने कराया था, तृतीय आपके शोक ने कराया था, चतुर्थ आपका कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 12 अक्टूबर डैश को हुआ था। तो जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका स्थापना आपका 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 1993 हो जाएगा। ठीक है, भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया था। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होता है। ये एक आपका बहुपक्षीय संस्था है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा और मत याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि डैश कम वायुमंडलीय दबाव एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका डोलड्रम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलड्रम्स कम वायुमंडलीय दबाव का एक विश्वतीय बेल्ट है जहाँ व्यापार हवाएं परिवर्तित होती है। नेक्स्ट आपका है कि 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो जो लोग उत्तर प्रदेश से होंगे भली बात इनको जानते होंगे। जो मायावती जिस पार्टी में है वही आपका बहुजन समाज पार्टी है। तो उसका स्थापना आपका 1984 में हुआ था। तो आपसे पूछा गया है किसने किया था। तो इसका जो स्थापना है फ्रेंड्स वो आपका कांसी राम ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कांसी राम के द्वारा 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी का गठन किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बीएसपी का कहना है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के निम्नतम स्तरों पर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके आधिकारिक तौर पर एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के साथ साथ अन्य धार्मिक सामाजिक अल्पसंख्यकों के रूप में नामित किया गया है। बीएसपी की मुख्य सहायता समूह में मुख्य रूप से दलित, अनुसूचित जाति जिसे पहले अछूत कहा जाता था शामिल है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष
2.0 भारत सरकार के द्वारा कम डैश वाले क्षेत्रों में व्याप्त यानी कि कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो दोस्तों आपका प्रतिरक्षण यानी कि आपका टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण से संबंधित आपका है मिशन इंद्रधनुष 2, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 20 अगस्त 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो युग्म सही पूछा था तो इसका राइट आंसर तो आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो भी नाम दिया गया है वो दोस्तों आपका 2020 के अनुसार दिया गया है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे 2023 के अनुसार आपके केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में वहाँ के कौन आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है या प्रशासक हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासक हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो आपके एडमिरल डी के जोशी हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं। अगला चंडीगढ़ की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में आपका बनवारी लाल पुरोहित जी आपके प्रशासक हैं। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करेंगे तो प्रफुल्ल पटेल जी वहाँ के प्रशासक हैं। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ के प्रशासक विनय कुमार सक्सेना जी हैं। जम्मू कश्मीर के आपके मनोज सिन्हा पहले भी थे, अभी भी हैं। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के भी हैं। पुडुचेरी के हैं आपके डॉक्टर तमिल सिलाई सौंदरराजन, जो कि आपके वहाँ के तो है नहीं लेकिन अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ है। इसके अलावा लद्दाख की बात करेंगे तो ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सामवेद को भारत के डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद की बात करेंगे तो इसे संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में माना जाता है। सामवेद की उत्पत्ति सामन से हुई है जिसका अर्थ होता है धुन। ये धुनों का एक संग्रह है। सामवेद यानी कि मंत्रों का पुस्तक है जिसमें आपका 1539 सूक्त हैं। सभी सूक्त 75 को छोड़कर आपका ऋग्वेद से लिया गया है। उद्गाती सोम यज्ञ में सामवेद के सूक्तों के पाठ को किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सोमवेद में जो पाठ करता है उसे उद्गाती कहा जाता है। अर्थवेद का जो पाठ करता है उसे दोस्तों आपका अर्थवेद का जो पाठ करता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसे होत्रु कहा जाता है। बाकी यजुर्वेद का जो पाठ करता है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये विश्व भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ध्रुपद राग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है फोटोवोल्टिक सेल में, ठीक है। एक फोटोवोल्टिक उपकरण विकसित किया गया है जो कि 11% से अधिक की दक्षता के साथ प्रकाश विकिरण को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बाकी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय यानी कि अवधि रेगुलेशन टाइम कितने होना चाहिए। तो ये अवधि टाइम आपका 120 मिनट का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 120 मिनट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है कि वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राष्ट्र से संबंधित थी। तो वास्तुकला की सर्की शैली की बात करेंगे तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जौनपुर के सुल्तानों के सर्की वंश द्वारा सर्की शैली की वास्तुकला का संरक्षण किया गया था। यह उपमहाद्वीप में व्यापक इंडो इस्लामिक वास्तुकला की सबसे प्रतिष्ठित और अनूठी शैलियों में से एक। कुछ उदाहरण की बात करेंगे तो जौनपुर का जामा मस्जिद, जौनपुर का टाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये सभी आपके सर्की शैली से ही संबंधित हैं। अगला है कि डैश के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी, जो टमाटर, प्याज और आलू की फसल की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमत में अस्थिरता के बिना पूरे देश में टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो ये आपका 18-19 के बजट के भाषण में किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। तो पूर्वी घाट का जो पर्वतीय शिखर है वो दोस्तों वो आपका देवमाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 देवमाली इसका राइट आंसर होगा। देवमाली स्थित कहाँ है, तो उड़ीसा के कोराटपुर जिले में स्थित है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर बिंदु है। इसकी मीटर में बात करेंगे, इसका चोटी लगभग कितना ऊंचा मीटर है, तो 1672 मीटर ऊंचा है। यह दुधारी गांव पोटंगी पंचायत प्रभाग के पास स्थित है, जो दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट से 77 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट आपका है कि तुम्बा इक्वेटोरियल रॉक एंड लॉन्चिंग आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग आपका कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार 9 रसों में से एक है, जिसे आमतौर पर कामुक प्रेम, रोमांटिक प्रेम या आकर्षण या सौंदर्य के रूप में अनुवादित है, जो कि किया जाता है। बाकी पूर्वी क्या है, तो राग पूर्वी धात का है। पूर्वी हिंदुस्तानी संगीत में से एक राग है। बाकी और भी चीज़ दिया गया है, इसे आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। भैरवी के बारे में भी दिया गया है कि भैरवी है जो कि कर्नाटक संगीत में भैरवी एक ज्ञान रागम है। भैरवी हिंदुस्तानी संगीत संपर्क में भैरवी का एक राग है। भैरवी राग को प्रातः के रागों का राजा के रूप में जाना जाता है। भैरवी में प्रचुरता के ध्रुपद और धमार रचनाएं हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर कुका आंदोलन, जो कि असम से संबंधित आपका नहीं है। कुका आंदोलन की बात करेंगे तो कुका आंदोलन आपका 1871 से 72 में पंजाब के कुका लोगों यानी कि नामधारी सिखों को द्वारा किया गया था। तो यहाँ पंजाब रहता तो आपका सही रहता, ठीक है। जिसके जो अनुयायी थे, नेतृत्व करता थे आपके बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन को नेतृत्व किया जा रहा था। बल्कि जो फरेजी आंदोलन है वो आपका बंगाल से संबंधित है। मोपला विद्रोह दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही है कि आपका मालाबार से संबंधित है। इसके अलावा पोलीगढ़ विद्रोह भी आपका कुरनूल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1986 हो जाएगा। 1986 में शुरू किया गया केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत में स्वच्छता की पहली प्रमुख संरक्षित पहल थी। ये राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा CRPS का उद्देश्य बीपीएल आबादी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालय का निर्माण करना था। अगला है कि डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित थी, तो समिति की बात करेंगे तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि आपका भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मई 1998 में सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा गठित 8 सदस्य समिति ने जनवरी 1999 में अपनी रिपोर्ट है जो कि प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप में सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है, तो टोटल 7 बार अभी तक जो भारत है सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल में 2019 तक के, अभी आपका 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बारे में नहीं शामिल किया गया है, वो आपको चलने दीजिए। उससे शायद आपका प्रश्न भी नहीं पूछेगा, बस इतना पूछा जा सकता है कि 2023 का जो ODI वर्ल्ड कप है कहाँ हो रहा है, तो अपना देश भारत में हो रहा है, ठीक है। आपका एग्जाम 14 शुरू होना है और आपका जो वर्ल्ड कप है आपका 19 को खत्म होगा, ठीक है। तो उससे संबंधित प्रश्न आएगा। 2019 तक क्या देखिएगा, 7 ही है, ठीक है। 7 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इसके अलावा ICC की बात करेंगे, जो आपका ODI वर्ल्ड कप कराता है, T20 वर्ल्ड कप कराता है पूरे विश्व में, और आपका क्रिकेट की प्रति एक शासी निकाय है। इसमें आपका 104 सदस्य राष्ट्र है। भारत की बात करेंगे 2 बार आपका ODI विश्व कप जीत चुका है, 1983 में, एक आपका कपिल देव जी की कप्तानी में, एक आपका 2011 में MS धोनी की कप्तानी में। इसके अलावा भारत 2030 में विश्व कप में उपविजेता ये रहा, यानी कि सेमीफाइनल में भी 2003 में पहुंचा था। इसके अलावा 4 बार विश्व कप में आपका सेमीफाइनल में पहुंचा है, 1987 में, 96 में, 2015 में और 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेफ्राइटिस एक चिकित्सक स्थिति है जो डैश को प्रभावित करती है, तो नेफ्राइटिस जो आपका किडनी को प्रभावित करती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, किडनी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका जया बच्चन हो जाएगा, ठीक है। जया बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जया बच्चन 2004 में पहली बार समाज पार्टी से सांसद के रूप में चुनी गई है और 2006 तक आपका राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जून 2006 से जुलाई 2010 तक दूसरा कार्यकाल मिला और 2010 में उन्होंने अपना कार्य पूरा करने का इरादा बताया। इसके अलावा उन्हें 2012 में फिर से तीसरे कार्यकाल के चुना गया और 2018 में समाज पार्टी से राज्यसभा में अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुना गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला है ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, तो ग्लूकोमीटर का अल्प रक्त शर्करा यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के लिए किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है प्रणब मुखर्जी, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था। भारत के डैश राष्ट्रपति थे, तो आपकी बात करेंगे प्रणब मुखर्जी का, तो ये भारत के आपके 13वें राष्ट्रपति थे जिनका निधन अगस्त 2020 में आपका हो गया था। इसके अलावा ये आपका 2012 से 2017 के बीच राष्ट्रपति रहे थे। 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वो भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले आपके 5वें राष्ट्रपति थे। उनका जो निधन है आपका 84 वर्ष की आयु में हो गया था। मस्तिष्क के थक्के को हटाने के लिए सफल सर्जरी से पहले वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिरती गांव में हुआ था। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है। कवें नंबर के हैं आपके, 15वें नंबर के हैं। ये आपके 13वें नंबर के थे। 14वें नंबर के आपके रामनाथ कोविंद जी थे। अगला है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक की संख्या कितना होता है, तो ये आपका 6 होता है। अभी भी आपका 6 ही है, इसको बस याद नहीं रखिए। अगला है मुगल समाज की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलिस शब्द को निर्देशित करता है, तो पोलिस की बात करेंगे तो ये सालाना खेती भूमि योग भूमि को ही पोलिस उसमें कहा जाता था। मुगल काल के दौरान भूमि को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया था, पोलाज, परती, चहार और बंजर। पोलज वो भूमि थी जिसके अनुक्रम में प्रत्येक फसल की प्रतिवर्ष खेती की जाती और कभी भी बंजर नहीं होने दिया जाता उस भूमि को। पोलाज की बात करेंगे तो पोलाज पूरे साम्राज्य में आदर्श और सबसे अच्छी भूमि थी। इस भूमि पर हमेशा खेती की जाती और कभी भी बंजर होने नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आपका है खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है, ये आपका कछार यानी कि एल्यूवियल मिट्टी से संबंधित है, जिसे कि हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है डसोड लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो द शेडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक हैं वो फ्रेंड्स आपके अमिताभ घोष जी हैं। तो अमिताभ घोष इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास लेखक अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया था।
इसको भी याद रखिएगा। ये अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले आपके पहले व्यक्ति थे। ये आपका जो सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में 1 दिन पहले सीएससीएम का, उसमें पूछा गया था कि अंग्रेजी विषय में, ठीक है, अंग्रेजी में पहले प्राप्तकर्ता ज्ञानपीठ पुरस्कार के कौन है, तो अमिताभ घोष इसका राइट आंसर था। इसके अलावा इनका जन्म 1956 में कोलकाता में हुआ था। 2007 में पद्मश्री से, 2009 में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला है कि ऐतिहासिक श्रीधर कुआं यानी कि बाबली, अग्रसेन की बाबली कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। इसको बस याद रखिएगा, दिल्ली में ये आपका स्थित है अग्रसेन की बाबरी। नेक्स्ट आपका है कि 1991 में शुरू किया गया ब्यास सम्मान देश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। तो ब्यास जो सम्मान है आपका हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हिंदी होगा। ये सम्मान प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद राशि, एक सम्मान प्रशस्ति और स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। 1951 में रामविलास स्मृति की भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए दिया गया था पहला व्यास सम्मान। इसके अलावा 29वां व्यास सम्मान 2019 में आपका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, बताना है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका भीमबेटका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भीमबेटका छत्तीसगढ़ में ना है दोस्तों, आपका ये आपका मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित आपका पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इसके अलावा जो हम्पी है आपका वो कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी आपको उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी, तो बंगाल का विभाजन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद से ही आपका स्वदेशी आंदोलन है जो कि शुरू हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा आपका 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में बंगाल में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ ही बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। आंदोलन भारत में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना, ब्रिटिश निर्मित सामानों का जलाना शामिल था। बंगाल के विभाजन पर ब्रिटिश सरकार के निर्णय के बाद बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट आपका है कि डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर है। एक हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। एक साइक्रोमीटर एक हाइग्रोमीटर का ही उदाहरण है। एक साइक्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए 2 थर्मामीटर का उपयोग करता है। एक शुष्क बल्ब तापमान को मापता है, दूसरा आर्द्र बल्ब तापमान को मापता है। आर्द्रता वायु में नमी की मात्रा का माप है। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान बताना था, तो 48वां है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला है ये जान लीजिए किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। सॉरी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका कॉर्नल विश्वविद्यालय INCAD और विपो के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार 2007 में प्रकाशित किया गया था। अगला है कि 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर असम में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है योनो एक आपका ऐप था जो कि लॉन्च किया गया था, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा गया है, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की बात करेंगे तो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा का वैधानिक निकाय है। भारत का सबसे बड़ा बैंक आपका SBI है। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। SBI दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो राष्ट्रमंडल जो खेल है आपका भारत में एक ही बार आयोजित किया गया था जो कि नई दिल्ली में, वो आपका 2010 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा। 2010 में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किया गया था, ठीक है, जो कि आपका केमा नंबर का था, 19वां नंबर का था, ठीक है। इसके अलावा 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है आपका इससे पहले जो हुआ है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, बस इतना याद रखिए। अगला है कि सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 1 से अधिक भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। तो आपका 50,000 इसका राइट आंसर है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों आपका ये 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।